Welcome to Healthy Gupshup, the channel that discusses health issues and its treatment. I am Tanu Sharma and today we have with us Dr. Mrinal Kamal. Hello sir, how are you? Fine ma'am. So he is basically an anesthesiologist and a pain management. So today we would like to understand that what is anesthesia basically? Anesthesia is basically peri-operative medicine. Any surgery is not possible without anesthesia because during surgery patient feel pain. For that pain the patient need anesthesia and the surgeon also need anesthesia for the patient to conclude any type of surgery. Basically it's a medicine branch which handles the cases, mostly the surgical cases. We are also in the diagnostic and pain medicine plus in the critical care phase. So is there any correlation between anesthesia and pain management? Yeah, there is definitely a correlation between anesthesia and pain management. Basically as an anesthetist we handle both acute pain and chronic pain. Acute pain is that a patient has, just think that a patient has a RTA and he has some sort of fracture and he is planned by the surgeon for any surgery. There we handle the acute pain for the surgery and the pre-operative pain management of the patient. But if you think a scenario there the patient has a fracture, the surgery has been done, and after that, after a quite long period of time, the patient is again having the pain. Okay. For the management of that pain, we do a chronic pain management plan for that patient. That can be an interventional pain management or a medical pain management. ओके सर, आजकल जो टेक्निक्स आई हैं इसमें कितनी एडवांसमेंट है एनेस्थीसिया में? मैम एनेस्थीसिया में ना क्वाइट लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है. ठीक, पहले की तुलना में जो वर्क स्टेशन मशीन्स हम यूज़ करते हैं पेशेंट को एनेस्थेटाइज करने में वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं, जिसमें ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स हम पेशेंट सेफ्टी का जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कोई भी पेशेंट मिसहैप नहीं होना चाहिए, जिसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई. मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, जो सर्जरी के दौरान पेशेंट जब बेहोश रहता है उसके धड़कन, बीपी, ठीक ना, सांस लेने का तरीका, ठीक, सब चीज़ को मॉनिटर करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं, जिसमें एरर, जो एनेस्थीसिया रिलेटेड एरर है उसके चांसेस बहुत डिक्रीज़ हो गए हैं. ठीक, और हमारे इंस्टीट्यूट में हम जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल एनेस्थीसिया के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उस लेवल का स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं फॉर द पेशेंट केयर. ठीक, कि किसी तरह का भी कोई भी एनेस्थीसिया रिलेटेड मिसहैप और पेशेंट का जो रिज़ल्ट हो पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया के ऑपरेशन के बाद वो बेहतर से बेहतर हो, कि उनको मालूम ही नहीं चले कि वो किसी सर्जरी, उनकी कोई सर्जरी हुई भी है. तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है मैम. पेशेंट्स के लिए कितने टेक्निक्स अलग हैं और कितनी इनोवेशंस हैं उनकी सेफ्टी के लिए? मैम देखिए, पहले क्या था, हर चीज़ के लिए एनेस्थीसिया के लिए ना, आज से 20 साल पहले हम जाएंगे या 25 साल पहले जाएंगे, हर एनेस्थीसिया के लिए मैक्सिमम हम 2 ही तरीके थे हमारे पास. एक था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देते थे और दूसरा था कि जनरल एनेस्थीसिया देते थे. बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है हम स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स हैं उनके सर्जरी के लिए, जैसे सिर्फ हाथ टूटा है, ठीक ना, तो हम न्यूअर टेक्निक अल्ट्रासाउंड मशीन्स आ गई हैं जो हमारे अस्पताल में अवेलेबल है. ठीक, उसके थ्रू सिर्फ हम उस हाथ को ही सुन करते हैं, अदरवाइज पेशेंट जगा रहता है. और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को लंबे दौर तक, मतलब लंबे समय तक पेशेंट को पेन रिलीफ रहता है. तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसकी हाथ की सर्जरी हो गई और पेशेंट अवेक रहता है पूरी सर्जरी में, उसको कोई भी बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ऐसे हम अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को फुल एनेस्थीसिया देने की, जिसको जनरल एनेस्थीसिया लोग डरते भी हैं, या कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है जिसके बहुत उम्र दराज पेशेंट है जिसमें मल्टीपल, आजकल पॉपुलेशन में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो चुका है. ठीक, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि किडनी पे असर पड़ा होता है, कुछ पेशेंट्स के दिल पे असर पड़ा हुआ होता है. तो पूरा एनेस्थीसिया देने की जगह हम अल्ट्रासाउंड मशीन के यूज़ से, ठीक ना, सिर्फ उतने ही ऑर्गन को एनेस्थेटाइज करके हम सर्जरी प्रोसीड करते हैं कि पेशेंट का जो फिजियोलॉजिकल चेंज सर्जरी के दौरान होता है वो कम से कम हो और रिकवरी फास्ट हो और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो सके. तो कितने तरह की एनेस्थीसिया होते हैं? बेसिकली मैम देखिए,
तीन तरह के एनेस्थेजिया होते हैं। एक लोकल एनेस्थेजिया होता है जिसमें माइनर सर्जरीज होती हैं, ठीक। दूसरा होता है रीजनल एनेस्थेजिया मैम, ठीक। रीजनल एनेस्थेजिया में जैसे आप देखते हैं सिजेरियन हम कहते हैं, वो स्पाइनल एनेस्थेजिया मतलब रीजनल एनेस्थेजिया में होता है, ठीक। जैसे एक बहुत कॉमन सर्जरी है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी, बहुत लैप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर, तो वो जनरल एनेस्थेजिया के अंदर होता है, ठीक। फिर वो वेरिएबल है पेशेंट के कंडीशन और हर चीज़ को हम उचित रूप से जो हम सो कॉल्ड लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि पीएसी क्लिनिक आप चले जाइए। तो वर्ड पीएसी क्लिनिक का मतलब होता है एक ओपीडी होती है एनेस्थीसिया वालों की, जहां पेशेंट को पूरी तरह हम इवैल्यूएट करते हैं कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कोई पेशेंट को दिक्कत ना हो। और हाँ, ये पहले भी पता हम करना चाहते हैं कि पेशेंट को किसी तरह की ड्रग एलर्जी पहले से नहीं है, कोई पहले से दिल की बीमारी नहीं है, कोई सांस की तकलीफ नहीं है, कोई किडनी का कोई मेजर इशू नहीं है, लीवर का कोई मेजर इशू नहीं है मैडम, या उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें, उस बीमारी को हम ऑप्टिमाइज कर सकें कि सर्जरी के दौरान और उसके बाद कोई तकलीफ ना हो पेशेंट को। एनेस्थीसिया देने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए? जैसे फॉर अ पेशेंट इफ ही इज गोइंग इनटू ऑपरेशन, सो व्हाट आर द थिंग्स ही शुड बी केयरफुल अबाउट बिफोर द एनेस्थीसिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि पेशेंट पूछते हैं कि सर हमें सर्जरी के लिए जाना है और क्या क्या ख्याल हमें सुबह के लिए रखना है, ठीक। मैम सबसे इम्पोर्टेंट है खाली पेट, ठीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एनेस्थीसिया में, ठीक। पेशेंट जैसे पीडियाट्रिक कोई पेशेंट है, बच्चा है, तो 4 से 6 घंटे उसको खाली पेट सर्जरी के पहले रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई एडल्ट पेशेंट है तो 6 से 8 घंटे पहले खाली पेट उसको रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जो होता है कि हमारा वोमिटिंग का रिफ्लेक्स जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी वो रिफ्लेक्स बहुत कम रहता है, तो एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि पेशेंट को उस रात को अच्छी नींद आनी चाहिए सर्जरी के पहले। यदि पेशेंट एंजाइटी में है तो ऑपरेशन के दौरान उसका बीपी, दिल का धड़कन बढ़ने का वो रहता है रिस्क। तो यही सब चीज़ें हम प्री ऑप जो एनेस्थीसिया क्लिनिक है ओपीडी में यही देखते हैं और इसकी दवाइयाँ हम देते हैं कि रात में दवाई देते हैं कि रात में नींद अच्छी आ सके, उल्टी की दवाई सुबह देते हैं कि उल्टी ना हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है मैम। और पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? मैम पोस्ट ऑपरेटिव में फिर वही खाने वाली ही बात आ जाती है कि इमिडिएटली कुछ खाने के लिए नहीं देना है। रिस्क ऑफ वोमिटिंग पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण एस्पिरेशन का भी रिस्क रहता है, जान को भी तकलीफ रहती है। तो जब तक हॉस्पिटल का स्टाफ या कोई नहीं बोलता है कि सर आप अब पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तब तक पेशेंट को कुछ अपने से नहीं लेना चाहिए। अनटिल द पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल के अनुसार प्रोटोकॉल के अनुसार चलना पड़ता है। सर व्हाट शुड वी कीप इन माइंड बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया टू चिल्ड्रन? मैम जैसे कि बच्चों का एनेस्थीसिया का जो पार्ट है बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, बिकॉज बच्चों की फिजियोलॉजी अलग होती है एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी होती है कि पेरेंट्स के मन में एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। एज ए एनेस्थेटिस्ट हमें दोनों चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। पेशेंट की एंजाइटी अलग, क्योंकि बच्चा आपकी बात नहीं समझता है, ठीक ना, एंड पेरेंट्स की एंजाइटी रहती है एनेस्थीसिया रिलेटेड। खासकर पिक्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने बहुत कुछ दिखाया हुआ है कि एनेस्थीसिया रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, ठीक ना, बट इट्स क्वाइट सेफ टू गिव एनेस्थीसिया टू चिल्ड्रन, ठीक ना। हम अपने इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलरली इस चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। हमारे पास एज ए टीम हम काम करते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास पीडियाट्रिक मेडिसिन की डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, दोनों मिल के बच्चे का केयर करते हैं, ठीक ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के पहले से लेके जब तक बच्चा डिस्चार्ज नहीं हो जाता है, वी फॉलो अप द पेशेंट। तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन पर्टिकुलरली एंड एवरी पेशेंट हम 0 एरर पे काम करना चाहते हैं कि कहीं एरर का पॉइंट नहीं हो। और यदि बच्चे को अक्सर बच्चे में केसेस में देखा गया है कि
ऑपरेशन के पहले सर्दी जुकाम हो गया या बच्चा रो रहा है उसके कारण ही लगता है हमें कि जुकाम हो चुका है, तो पर्टिकुलरली यूजुअली एक्टिव किसी को इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है बच्चे को, तो इफ़ वो इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, इलेक्टिवली है, कुछ इलेक्टिव होना है सर्जरी, बहुत सारे बच्चों में इलेक्टिव सर्जरी भी होती है जो कॉन्जेनाइटल एनोमली के लिए हम करते हैं, उसमें यूजुअली हम 6 वीक वेट करते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, और जब तक चेस्ट क्लियर नहीं हो जाए, मतलब लेमैन लैंग्वेज में फेफड़े साफ नहीं हो जाएं और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, बुखार ना आ रहा हो, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं मैम। ओके, एंड वी हैव आल्सो हर्ड दैट जो ओबीस होते हैं या जिसको स्लीप एपनिया होती है, हाँ मैम, उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मैम देखो, ओबिसिटी अलग ही वो प्रॉब्लम है, एक हेल्थ इशू है, और उसके साथ यदि कोई सर्जरी प्लान्ड हो गई जी, तो वो अलग ही एक इशू बन जाता है, बिकॉज जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है कि वो कहीं बैठे बैठे सो जाते हैं, स्नोरिंग की हिस्ट्री होती है, वो सीधे लेट के सो नहीं पाते हैं, उनका जो लंग का कैपेसिटी होता है नॉर्मल एक पर्सन होता है उसके तुलना में कम होता है, तो ड्यूरिंग एनेस्थेसिया ऐसे पेशेंट का रिस्क कॉम्पैरेटिवली जो जनरल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा होता है। ठीक, इन पेशेंट में हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थोड़ा आईसीयू केयर कुछ मोमेंट के लिए रखना पड़े, और इनमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा डिलेड रिकवरी होती है कॉमन पेशेंट से, बट हम कोशिश करते हैं कि हम वही दवाइयाँ यूज़ करें इन पेशेंट में जो जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाए और पेशेंट कम्प्लीटली अवेक हो जाए। इसके लिए हम रिस्पिरेटरी मेडिसिन का भी हेल्प लेते हैं, मे भी आईसीयू में 1 दिन 2 दिन रखना भी पड़ सकता है ओएसए के पेशेंट में जो मॉर्बिडली ओबीस हैं, ठीक ना, जिनको एकदम मालूम है कि उनकी तकलीफ़ ऐसी है कि वो बैठे बैठे सो जा रहे हैं, सीधा लेट ही नहीं पा रहे हैं, ठीक, या रात में वो बाईपैप नाम की एक मशीन आती है वो लगाते हैं, ऐसे पेशेंट जो सर्जरी के लिए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा केयरफुल पेशेंट की तरफ से भी रहना पड़ता है और हॉस्पिटल की तरफ से भी हम बहुत केयरफुल रहते हैं। और भी हमने देखा है जैसे पेशेंट जिनको बैक पेन है एंड दे आर आस्क्ड फॉर न्यूरो सर्जरी, या राइट, सो दे डोंट वांट टू गो फॉर सर्जरी, या and then you handle the pain management. Yeah. So how is that done? मैम बेसिकली क्या है ना, एवरीवन इज़ फ्राइटेंड ऑफ सर्जरी, Yes. द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दैट ना, तो बैक पेन आप इंडिया में कंसिडर करोगे तो एबव 50 ऑफ एंड ऑन एवरीवन इज सफरिंग, ठीक ना, उसके बहुत सारे रीज़न है, लाइफ स्टाइल इश्यूज़ के कारण है, डाइटरी डिफिशियंसी के कारण है, ठीक ना, वर्क उनका किस तरह का है उसके कारण है, तो जो बैक पेन है वो मल्टी डायमेंशनल है। इफ़ एनी सर्जन इज टेलिंग फॉर द सर्जरी कि अब सर्जरी की आपको ज़रूरत है, तो डेफिनेटली बैक पेन का कोई सीवियर पैथोलॉजी है जो आपके लाइफ स्टाइल चेंज करने से या मेडिकेशन से करेक्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो इंटरवेंशन है, रिसेंटली पेन मेडिसिन बहुत एडवांस हो गया है, ठीक, एट आवर इंस्टीट्यूट हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर रहे हैं, ठीक ना, पर्टिकुलरली निडल के थ्रू बैक पेन का इलाज कर रहे हैं, ठीक ना, दवा दे के। दूसरा है आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक ना, ओजोन थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं, उस पीरियड तक कर रहे हैं कि पेशेंट हमारा रिकवर कर जाए, ठीक, और साथ में फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करता है, जो एक टीम वर्क है। बेसिकली आपको पेन समझना पड़ेगा कि एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, जी जी जी, ठीक, इट्स अ टीम वर्क, कि अकेला मतलब काम नहीं होता है, कि फिजियोथेरेपिस्ट, पेन फिजिशियन, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट क्या है ना मैम पेन के पूरे चीज़ में कि डायग्नोसिस, राइट, डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, पेशेंट जो बैक पेन के पर्टिकुलरली पेशेंट होते हैं, इंडिया में जो कल्चर है कि डॉक्टर से कोई कंसल्ट करने पहले नहीं जाता है, पहले ना अपने बगल वाली दुकान के फार्मासिस्ट से कंसल्ट करने जाता है, तो वो जाके मेडिकेशन, डॉक्टर साहब दर्द हो रही है, पेन की मेडिसिन दे दो, दर्द हो रहा है, फार्मासिस्ट कोई एक दवाई उठा के दे देता है, 1 या 2 दिन दर्द में आराम मिल जाता है, फिर चलने लगता है, बट दे डोंट गेट इवेल्युएटेड कि पेन का रूट कॉज क्या है, ठीक ना, एग्जैक्ट कॉज नहीं फाइंड होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा मैम। हमारे पास एक पेशेंट आई थी कुछ दिन पहले, बैक पेन की हिस्ट्री थी, पिछले 6-7 महीने से वो हर जगह घूम रही थी बैक पेन के लिए, 26 साल की लड़की थी,
ऐसा कोई ऑब्वियस रीज़न उसको देख के सामने से तो नहीं लग रहा था कि बैक पेन का, बट शी वाज इन सीवियर पेन। घूम रही थी, हर जगह दिखा लिया, पहले फार्मासिस्ट के पास गई, गोली ली, फिर इधर उधर घूमने के बाद हमारे पास आई, हमने हिस्ट्री ली उसकी, फिर हमने उसका MRI करवाया। अब MRI की फाइंडिंग अलग है मैम, यहाँ पर बैक पेन का एग्जैक्ट कॉज है कि उसको TBA स्पाइन था। तो पूरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था पूरा चेंज हो गया, तो TB का इलाज होते बैक पेन सही हो गया। ऐसे ही एक पेशेंट था, उसको एक जगह सर्जरी एडवाइस कर दी गई थी, बट पेशेंट वाज फ्राइटेंड फॉर सर्जरी। पर्टिकुलरली जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है, ओल्ड एज पेशेंट जो सर्जरी नहीं चाहते हैं, ठीक ना, या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं पेशेंट को, समझ लीजिए उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, कोई वाल्व की सर्जरी हुई है, या अनकंट्रोल्ड किडनी का डिजीज़ है, CKD में है पेशेंट, सर्जरी नहीं करवाना चाहता है, उन पेशेंट्स में इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट जो हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल है, और वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन दैट, ठीक ना, विथ कॉम्बिनेशन विथ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, ठीक ना। तो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं उनके पेन मैनेजमेंट में। यंग पेशेंट्स में भी हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, देयर आर प्लेसेस वेयर द सर्जरी इज़ नीडेड टू बी डन, हम कर रहे हैं। हमने नया एडवांसमेंट भी पेन मैनेजमेंट में और सर्जरी में किया है। पहले लंबे चीरे से ऑपरेशन होता था, ठीक ना, स्पाइन का, अब हम इंडोस्कोपिकली कर रहे हैं, मिनिमल इन्वेजिव, 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है, इंडोस्कोप के थ्रू हम सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट का रिहैबिलिटेशन भी फास्ट है। पेशेंट आ जाता है, सर्जरी करवाता है, कल परसों 2 दिन के अंदर वो अपने घर जाके नेक्स्ट दिन से अपने जॉब पे ज्वाइन कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा क्वाइट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव कर चुका है हमारे यहाँ। Sir, next I would like to ask that what are the common risks in elderly which we should observe and keep in mind? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि धीरे धीरे हमारी कंट्री में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक। उनमें एक है कि मेडिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि पॉपुलेशन की लॉन्गेविटी बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से सर्जिकल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, ठीक ना। जैसे एल्डरली में 2-3 सर्जरीज वेरी कॉमन है जो हो रहे हैं, ठीक ना, पर्टिकुलरली TKR, ठीक ना, घुटने का बदलना, कूल्हे का बदलना, ठीक ना। तो इन सब पेशेंट्स में ना बेसिक जो कंसर्न होता है ना, एल्डरली का जो फिजियोलॉजी है अगेन बच्चे की तरह हो जाता है। इट्स लाइक ना कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया होता है वहाँ हम दोबारा लौट लेते हैं, ठीक ना। पर्टिकुलरली क्या होता है, एज रिलेटेड डिजीज़ होती है। इंडिया में बहुत कॉमन है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हर 3rd या 4th पर्सन को है, तो एल्डरली में ये डिजीज़ वेरी कॉमन है। तो इन केसेस में प्रॉपर इवैल्यूएशन पेशेंट का बिफोर सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये सर्जरी विदाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन, जैसे होता है कि पेशेंट भी हड़बड़ाए रहते हैं, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हमारी सर्जरी हो सकती है आप करवा दीजिए, वो चाहते हैं 1 दिन में आए, सर्जरी हो जाए, 2-3 दिन में हम घर चले जाएं, बट इट्स लाइक ना गेम, ठीक ना, आप जितना जल्दी करना चाहते हो आप लूज़ भी कर सकते हो, ठीक ना। तो इस चीज़ में आपको कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारा इंडिया में ये हैबिट नहीं है कि एवरी 1 ईयर या 6 मंथ्स अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ और इवैल्यूएट करवाओ। तो इंडिया में मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कॉन्सेप्ट है वो है नहीं। तो बेसिकली बहुत सारे पेशेंट होते हैं जब कुछ होता है अस्पताल आते हैं, ऑपरेशन के लिए पोस्ट होते हैं, तब उनको मालूम चलता है अच्छा भैया हमें डायबिटीज़ भी है, हमें हाइपरटेंशन भी है, तो वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी के पहले हमारे पास टाइम भी नहीं होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि वो इमरजेंसी होती है, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज ए डॉक्टर हमारे लिए भी वो इमरजेंसी होती है। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम प्री ऑपरेटिवली, मैंने जो बोला आपको एक शब्द यूज़ की कि हमेशा पेशेंट कंफ्यूज रहता है एक वर्ड से हर अस्पताल में कि PAC करवा लो, वो ये वर्ड ही नहीं समझ पाता है उसको, या हम समझाने में एज ए फिजिशियन जो कह लीजिए हम असक्षम हैं, ठीक ना, कि क्या है एनेस्थीसिया। तो उसको लगता है कि वो PAC करवाने आ रहा है तो हम थोड़ा सा एनेस्थीसिया कुछ देंगे और हम जांच करके वो पता करेंगे पेशेंट से कि एनेस्थीसिया हो गया, तो पेशेंट कंफ्यूज रहता है। बेसिकली क्या है, इट्स अ फिजिशियन जॉब कि हम
ऑपरेशन के पहले उनके अंदर की जो बीमारी है जो छुपी हुई है, बेसिकली उसको नहीं मालूम था कि उसको डायबिटीज़ है, ठीक ना, बट खून की जांच हुई ऑपरेशन के पहले, उसके बाद मालूम चला कि अच्छा हमें डायबिटीज़ है, ठीक, मालूम चला डायबिटीज़ तो पिछले 10 साल से है, शुगर तो मेरा बहुत बड़ा हुआ है, उसके कारण किडनी पे भी असर पड़ गया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें एल्डरली में इट्स कॉम्परेटिवली लाइक चाइल्ड ऑल्सो, ठीक ना। और जितना एज होता है पेशेंट का उतना देखिए रिस्क बढ़ जाता है, ठीक ना, एनेस्थेसिया सर्जरी, क्योंकि कोई भी सर्जरी स्ट्रेसफुल पीरियड होता है पेशेंट के लिए। इट्स लाइक रनिंग अ 5 किलोमीटर रेस इन सिंगल शॉट, समझ लिए, तो बॉडी वो स्ट्रेस झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, ठीक ना। तो एज रिलेटेड उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर पेशेंट का सर्जरी के पहले कार्डियक इवैल्यूएशन हो जाए, एक बार जो उनके जनरल फिजिशियन है वो भी देख लें, ठीक ना, जो रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट हैं वो सारे हो जाएं, कि जिससे हमें मालूम चले कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कौन सी दवा देनी है नहीं देनी है, किस चीज़ का हमें ख्याल रखना है पेशेंट के लिए, ऑपरेशन के बाद पेशेंट का क्या केयर करना है, ऑपरेशन को आईसीयू की नीड पड़ सकती है नहीं पड़ सकती है, कि पेशेंट का जो प्रोडक्टिविटी हम बोलते हैं कि लाइफ, देखिए बेसिकली एनेस्थीसिया इज अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्जरी, क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए उनके दिमाग में कि आप पीएससी क्यों करवा रहे हैं। पीएससी आप इसलिए करवा रहे हैं कि आपका जो फिजिशियन है जो आपको सर्जरी के दौरान देखेगा वो आपके बारे में पूरी तरह जानता हो कि किसी तरह का तकलीफ आपको सर्जरी के दौरान या बाद ना हो। So what are the new approaches which we find in pain management? Ma'am, pain management has got a wide development in last 10 years. ठीक ना, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पेन मेडिसिन में। पहले क्या था ना, पेन जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत वेग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म देना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। हर मतलब बहुत तरीके के पेन होते हैं, बट आजकल जैसे हम देखते हैं कि कहीं भी पेन होता है लोग डोलो 650 पॉप अप कर लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं। मैम देखिए क्या है ना, इंडिया में ड्रग रेगुलेशन तो कुछ है नहीं, ठीक ना, ऑफ काउंटर हर दवा अवेलेबल है। पेन के लिए हर आदमी को लगता है कि एक डोलो खा लो या एक डाइक्लोफेनाक खा लो ठीक हो जाएगा, ठीक ना। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, इंडिया में किडनी फेलियर के दो जो सबसे बड़े रीज़न हैं उनमें एक है ऑफ काउंटर NSAID यूज बाय यंग पॉपुलेशन है, एल्डरली। जो ऑफ काउंटर पेन की मेडिसिन बिना फिजिशियन या बिना पेन फिजिशियन या डॉक्टर को दिखाए बिना पेन की मेडिसिन लगातार दर्द के लिए खाते रहते हैं, उसके कारण भारत में किडनी फेलियर में के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट्स को पेन की मेडिसिन ऐसी नहीं है, यदि आपको एक दिन पेन हुआ आपने डोलो 650 2-3 दिन ले लिया इट्स ओके, बट वो पेन कॉन्टिन्यूअस बढ़ते जा रहा है या नहीं कम हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है। जैसे इंडिया में दो बहुत कॉमन पेन है, एक लोअर बैक पेन है, ठीक ना, एक क्रोनिक हेडेक है कि हेडेक हो ही रहा है, ठीक ना, कोई पैथोलॉजी नहीं मालूम चल रही है, ठीक ना, लोग ऑफ काउंटर दवा खा रहे हैं, ठीक ना। तो उसमें बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं मैम, ठीक ना। मैंने आपको पहले ही बोला था इट्स टीम वर्क, एक पेन फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, वी टेक हेल्प फ्रॉम न्यूरो सर्जरी ऑल्सो, वी टेक हेल्प फ्रॉम साइकेट्री ऑल्सो, ठीक ना। तो ये एक मिला जुला अप्रोच हम पेशेंट को देते हैं जिससे वो पेन रिलीफ, एक तो पहले हम पैथोलॉजी फाइंड करें, ठीक ना, और फिर उसका उचित उपचार हो सके। तो हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और हम होलिस्टिक अप्रोच लेके पेन का इलाज करते हैं। ओके, सो आर देयर एनी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर किसी को पेन नहीं जा रही है या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है रिगार्डिंग दिस ओनली द होल पेन थिंग? मैम सबसे पहले तो पेशेंट का जैसे मैंने पहले ही बोला इवैल्यूएशन, ठीक ना, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, CT MRI, ठीक ना, EMG EEG भी करते हैं, ठीक ना, ये सब करके एग्जैक्टली हम पैथोलॉजी फाइंड करते हैं। फिर उसमें आता है दो अप्रोचेस हम लेते हैं,
एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट का अप्रोच, जी। एक होता है इंटरवेंशनल, जी। ठीक, और जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जिकल अप्रोच होता है, ओके। ठीक। तो ये 3 अप्रोचेज में करते हैं, ठीक। फर्स्ट वी ट्राई विथ मेडिकल अप्रोच, ठीक ना। मेडिकल अप्रोच में हम नई दवाइयाँ आ चुकी हैं, ठीक ना, जो किडनी पे भी कम असर देती हैं, उन सबको हम पेशेंट को डोज के हिसाब से टाइट्रेट करके हम ट्राई करते हैं। इफ़ वो हेल्प नहीं करती हैं पेशेंट को, जैसे बहुत कॉमन है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक ना, अचानक फेशियल पेन होने लगता है पेशेंट को, वो दर्द अनबियरेबल होता है, ठीक ना। मोस्टली 50-55 के बाद के एज के पेशेंट्स को मैं ये कॉमनली देखा गया है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसमें पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ठीक ना। जब दवाइयाँ यदि हमें लगता है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, जिसमें हम लोकल से, ठीक ना, लोकल एनेस्थेसिया में ही पेशेंट को कोई एनेस्थेसिया नहीं देते हैं। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर एंड 15 मिनट प्रोसीजर, 15 to 20 मिनट्स प्रोसीजर। हम उसको ब्लॉक करते हैं उस पार्ट ऑफ नर्व को, ठीक ना, मशीन से देखते हुए, सीआर मशीन से देखते हुए या अल्ट्रासाउंड मशीन देखते हुए। यदि उस पेशेंट से उस दवा देने के बाद पेशेंट को रिलीफ आ गया तो इट लास्ट अराउंड अ ईयर एंड हाफ, ठीक ना। वो भी अच्छा लग गया पेशेंट को, तो इन नेक्स्ट सिटिंग जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की न्यूअर एडवांसमेंट आपके सामने मैंने, हम उस नर्व को एब्लेट करते हैं जिससे और फंक्शन फेस के पेशेंट के नहीं जाए, बस वही पार्ट ऑफ नर्व हम बंद करें, ठीक। अब इसके बाद भी नहीं पेन नहीं जा रहा है तो देन वी गो फॉर माइक्रो सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द फोरामेन टू रिलीव द पेन। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है। तो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, उसके हेल्प से हम मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर के थ्रू डे केयर में पेन मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं फॉर लोअर बैक पेन, ठीक ना, पर्टिकुलरली लोअर बैक पेन, नी पेन, जहाँ पर पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता है या पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है कि पेशेंट की एज 90 साल है एंड ही डोंट वांट टू गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, तो मैम वहाँ पर हम पेन मैनेजमेंट उनका नी के लिए कर रहे हैं। नर्व ब्लॉक्स नी में देते हैं, आरएफए वहाँ पर भी करते हैं, ठीक ना। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कर रहे हैं, सर्वाइकल पेन के लिए हम कर रहे हैं। क्रोनिक वेरी कॉमन है आईटी सेक्टर या इधर जिनको कंप्यूटर पे काम करने के कारण वेरी कॉमनली सर्वाइकल पेन हो जाता है, तो ये सब के लिए हम करते हैं। लाइक माय mother-in-law, she's 82. She doesn't want to go for a knee replacement, right? तो वो तो बिल्कुल ही she is not able to walk. तो these are some things which are मैम यहाँ पर eye opener basically. हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है हमारी भी एक लिमिटेशन है, जी जी, ठीक। जैसे अब नी आर्थराइटिस की बात करें तो हम अर्ली फेज में तो करते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक ना, ठीक। बट जहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि अब घुटने घस गए हैं, जिसको ग्रेड 4 हम बोलते हैं आर्थराइटिस, वहाँ पर हमारा काम नहीं करता है, ठीक ना। वहाँ नी रिप्लेसमेंट ही एक अपॉर्चुनिटी है। और अब तो वहाँ पर भी एडवांसमेंट हो गया कि रोबोटिक नी सर्जरीज आ गई हैं जो हमारे यहाँ अक्सर होते रहती हैं, तो उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो some cases there the surgery is the definitive treatment and we go for the surgery, there my anesthesia parts play. Yes, absolutely. So are there any new approaches which have been managed for pain management? मैम बेसिकली जो पेन मैनेजमेंट है वो 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो होता है एक्यूट, जैसे पहले भी डिस्कस कर लिया था, क्रोनिक में 2 चीज़ें हैं कि एक तो क्रोनिक में आपका लोअर बैक पेन, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक ना, सर्वाइकल पेन ये आ गया। दूसरा आता है क्रोनिक कैंसर पेन, ये बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक ना। डे बाय डे कैंसर पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग, ठीक ना। और कैंसर पेशेंट्स में टर्मिनल स्टेज में जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वो पेन रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पर पेन इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ द लाइफ which is left for the patient for a period of time. उस पीरियड में वो पेन नहीं सहना चाहता है, तो पहले हम जो था मेडिसिनल, हम 2 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में, ठीक। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अर्लियर जो हम ओपिएट्स बहुत यूज़ करते थे, ठीक ना,
बट उसकी डिपेंडेंसी है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होता है। Opioids are morphine or something? हाँ, ओपियोइड्स आर मॉर्फिन, फेंटेनिल, पिथिडीन, दीज आर ओपियोइड्स, ठीक ना। Yes, yes, yes. ठीक, फिर पेशेंट को मिलने में भी दिक्कत होती है। ओपियोइड्स यूजुअली इट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक ना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट में मैरिजुआना का यूज़ इंडिया में अप्रूव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक। एंड इट इज़ गुड फॉर दोज पेशेंट्स हु आर क्रोनिकली इल विथ क्रोनिक पेन। अब समझ लीजिए कि कैंसर का पेशेंट है, पेन हो रहा है लगातार, ठीक ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और आप देख भी नहीं पा रहे हैं। अक्सर ये सिनेरियो फैमिली मेम्बर्स के लिए हो जाती है, तो उस चीज़ का मैनेजमेंट हम मेडिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। फिर होता है कि जब रिक्वायर्ड होता है तो फिर इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, कि उस नर्व को ही हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक ना। जो सब जैसे समझ लीजिए ओरल कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है, ठीक ना, तो पोस्ट ऑपरेट मतलब जब रिकरेंस हो जाता है या इस ढंग के केस में तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओरल पेन रहता है, तो हम नर्व ब्लॉक, फेशियल नर्व ब्लॉक्स करते हैं कि पेशेंट का वो जो पीरियड है वो अच्छे से गुजरे, ठीक ना। ठीक, फिर एब्डोमिनल कैंसर के लिए भी हम पेन के लिए ब्लॉक्स देते हैं, ठीक ना, जैसे पैंक्रियाज, टर्मिनल, ये टर्मिनल स्टेज के पैलिएटिव केयर होते हैं। बेसिकली पैलिएटिव केयर, वी आर हैंडलिंग विद द पैलिएटिव पेशेंट्स, ठीक ना, बिकॉज दीज पेशेंट नीड अ क्वालिटी ऑफ केयर, बिकॉज उनको मालूम है, ठीक ना, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ठीक ना। राइट नाउ उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो पेन फ्री रहें और खुश रहें। खुश तभी रहेंगे जब पेन फ्री रहेंगे, ठीक ना। एंड वो पेन जो होता है आप ऑफ काउंटर ड्रग से अवेल नहीं कर सकते हो कि आप गए क्रोसिन और डोलो से वो पेन नहीं कवर होता है। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि पर्टिकुलरली ये डोलो, पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक आप ना ऑफ काउंटर लेके रेगुलर यूज मत करिए, ठीक ना, बिकॉज इट इज निगेटिवली गोइंग टू इम्पैक्ट योर किडनी। आपको पेन है, लग रहा है कि नहीं कंट्रोल हो रहा है, बढ़ रहा है, आप एक फिजिशियन से मिलिए, उससे पूछिए कि एग्जैक्ट कॉज क्या है और इवैल्यूएट करवाइए। मिसयूज ऑफ ड्रग मत करिए। सर, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू एनेस्थीसिया? मैडम, ये क्वेश्चन तो आपने पेशेंट्स को डराने लायक पूछ लिया मुझसे मेरे से, बट कॉम्प्लिकेशन, एवरी सर्जरी इज रिलेटेड टू अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक ना। नो वन वांट्स टू मेक दैट कॉम्प्लिकेशन, but sometimes it's fate of the patient and fate of the team which is treating the patient, ठीक। हम 99.9% कोशिश करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बट बहुत बार क्या होता है, पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री हमसे छुपा लेते हैं। वो नहीं बताते हैं कि पहले उनको दौरे की बीमारी थी या कुछ था, ठीक, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक ना। उस चक्कर में ये होता है कि हमें वो पहले से मालूम नहीं होता है और ऑपरेशन के दौरान कोई इवेंट होता है, ठीक, तो हम भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि रीज़न क्या है, ठीक ना। और बाद में मालूम चलता है कि पेशेंट ने हमें हिस्ट्री नहीं बताई, ठीक। कॉम्प्लिकेशन, पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा रहते हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड, ठीक। पेशेंट जो ओएसए के पेशेंट हैं, स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं, उनमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। पेशेंट जो मेजर कोई कार्डियक सर्जरी उनकी पहले हो चुकी है, कार्डियक इवेंट जैसे एमआई हो चुका है, उनको पहले हिस्ट्री रह चुकी है, या किडनी की तकलीफ़ रह चुकी है, ठीक ना, या सांस की तकलीफ़ पहले से ही था, जैसे सीओपीडी, जो स्मोकर्स होते हैं, इन सब में रिस्क रहता है एनेस्थीसिया रिलेटेड। हम अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, हमारे स्किल्स को यूज़ करते हुए और मेडिसिन को यूज़ करते हुए उन रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। वर्ल्ड वाइड आप देखोगे या ऑल ओवर इंडिया भी देखोगे, द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू एनेस्थीसिया हैज़ डिक्रीज्ड अ लॉट ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ मशीन्स, ड्रग्स, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, ठीक ना। एंड कॉम्प्लिकेशन का तो मैडम 1% का चांस, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी।
ठीक, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को। बहुत बार पेशेंट की फिजियोलॉजी अलग होती है, बहुत बार कोई डिजीज़ होती है जो पहले ना पेशेंट को मालूम होता है ना डॉक्टर को मालूम होता है, उस मोमेंट पे ही हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी था। अब समझ लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कुछ सालों पहले एक केस करवाया था, पेशेंट के दिमाग में एन्यूरिज्म एक करके बीमारी थी और पेशेंट लैब कोली के लिए पोस्टेड था। पेशेंट सर्जरी के बाद उठा ही नहीं जल्दी। अब हमें भी नहीं मालूम, ठीक ना, इसमें आप ना डॉक्टर की गलती बोल सकते हो ना किसी को भी। जो एनेस्थेटिस्ट ये केस कर रहा था उसको भी नहीं मालूम। तो नॉर्मल 25 साल का लड़का, बाद में MRI की तो मालूम चला कि एन्यूरिज्म था और वो फट गया। तो देयर आर रिस्क, बट अब जो सेफ्टी है वो बहुत हाई लेवल की एक्यूरेसी पे पहुंच चुकी है। ठीक, एरर के चांसेस ज़ीरो रहते हैं। एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे उसका बीपी ज़्यादा है तो हम वेट करके दवाइयाँ देते हैं कि बीपी इंट्रा ऑप के लिए हम कंट्रोल कर लें ऑपरेशन के दौरान। यदि शुगर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं ऑपरेशन के पहले। दिल की कोई बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार दिखा के हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। किडनी की कोई बीमारी है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखा के उसको ऑप्टिमाइज कर ले। तो ओवरऑल क्या है कि पेशेंट का जो प्रिपरेशन है सर्जरी के पहले वो बेटर होता है तो रिजल्ट बेटर होता है, ठीक ना। तो उस चीज़ को हम कट डाउन करने लगते हैं। इट्स लाइक गाड़ी तो हम सब चलाते हैं, एवरीडे वी ड्राइव, ठीक ना। हम अपने तरफ से तो पूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ना कि भाई सीट बेल्ट भी लगा लिया, इंडिकेटर देके टर्निंग। मगर 1% जो वो लक फैक्टर होता है, यदि वो धोखा दे दिया तो मैम कॉम्प्लिकेशन का तो कोई अंत ही नहीं है। एंड इफ हम किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, मैं अभी यदि आपके चैनल पे बताने लगूं तो सर्जरी करवाने के पहले भी 10 बार सोचेंगे। तो इसमें ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है। राइट सर, what are the some common misconceptions that people have about anesthesia? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम। बहुत बार एज ए एनेस्थेटिस्ट हम हिडन रहते हैं, हम नहीं दिखते हैं। पेशेंट को लगता है कि आया, सर्जरी करवाई और हम चले गए, बट सारा खेल जो है ना वो उसी 2 घंटे में एनेस्थेटिस्ट खेलता है। सर्जरी, एक अच्छी सर्जरी तभी हो सकती है जब एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मैनेज, यदि ढंग से किया जाए, क्योंकि पेशेंट को उस 2 घंटे का कुछ नहीं मालूम है कि उसके ज़िंदगी में उस 2 घंटे में क्या हुआ, ठीक ना। तो हम एज ए फिजिशियन हिडन नहीं है, ठीक है। थोड़ा लोगों को नॉलेज कम है पर्टिकुलरली, क्योंकि आप देख लोगे तो यूएस में एनेस्थेसिया इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांच, ठीक ना। मतलब यूएस, यूके, दे आर द वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांच। बट इंडिया में क्या है ना कि वी आर ऑलवेज हिडन अंडर अ शैडो, ठीक ना। तो ठीक है, होपफुली हम इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, ठीक ना। बट पेशेंट को हमेशा, यदि वो किसी भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, कोई भी सर्जरी करवाने जा रहे हैं, तो अपने एनेस्थेटिस्ट के बारे में जानें कि किस से आप अपना, जैसे आप सर्जरी के पहले ये जानना चाहते हैं ना कि आपका कौन सा सर्जन है जो आपके को ऑपरेट करने वाला है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप ये भी जानें कि आपको एनेस्थीसिया कौन दे रहा है, ठीक ना, या एनेस्थीसिया के बाद आपको देखेगा कौन। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड कैलाश 71 पे हमारे पास एनेस्थीसिया की बहुत ही डेडिकेटेड और क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित और हाईली स्किल्ड टीम है। एंड वी आर रनिंग एट 0 error since the opening. So in the end, I would like to thank Dr. Mrinal Kamal for an overview over anesthesia and pain management. Thank you.